कि हम एसोसिएट कंट्री अमेरिका से जैसी टीम से हार थे। और आप ये देखें, मैं छोटी छोटी दो तीन बातें करूंगा। हमने पहले टॉस जीत के जो पहले बैटिंग की है, यानी कि टॉस हारा, हम बैटिंग जब करने आए, पहले जो 6 ओवर थे हमने उसमें बहुत पुअर क्रिकेट की। और उसके बाद हमने पहले 6 ओवर जो हमने बॉलिंग की, हमने बहुत पुअर बॉलिंग की। वेलकम बैक। हमारा इरादा तो ये था कि हम वज़ीर-ए-आज़म के दौरे चीन के हवाले से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, लेकिन जिस तरह से हमने देखा है कि पूरी कौम इस वक्त उदास है, गम और गुस्से में मुब्तला है, तो आपने सोचा कि थोड़ा क्रिकेट को फ़ौक़ियत देते हैं आज। और इसी सिलसिले में बातचीत के लिए मुझे ज्वाइन किया है टेस्ट क्रिकेटर आमिर नज़ीर साहब ने। आमिर नज़ीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। क्या हो गया टीम को? क्या टीम ऐसी ही थी या किसी की नज़र लग गई कि पाकिस्तान इवन यूएसए से हार गया? दोनों टीमों का कोई तकाबुल नहीं था। पाकिस्तान के पास बड़े सीजन्ड क्रिकेटर थे और जो इंटरनेशनल रैंकिंग्स हैं आईसीसी की, उसके अंदर भी हम बहुत अच्छी पोजीशन रखते हैं, मगर इसके बावजूद एक नौ आमोज और इनएक्सपीरियंस टीम ने हमें हरा दिया। देखिए, बात ऐसा ये है कि आप कुछ अपने ले आज में क्रिकेट खेलने और क्रिकेट नहीं है। आपके बात प्लेस है जहाँ पे अगर आपके टॉप और मिडिल ऑर्डर आप टीम को क्या कैसा है कि हमारे पास तो यकीन पूरी नेशन है कि हम एसोसिएट कंट्री अमेरिका से जैसी टीम से हार थे। और आप ये देखें, मैं छोटी छोटी दो तीन बातें करूंगा। हमने पहले टॉस जीत के जो पहले बैटिंग की है, यानी कि टॉस हारा, हम बैटिंग जब करने आए, पहले जो 6 ओवर थे हमने उसमें बहुत पुअर क्रिकेट की। और उसके बाद हमने पहले 6 ओवर जो हमने बॉलिंग की, हमने बहुत पुअर बॉलिंग की। हमने अब नए बॉल से हमने लेनी चाहिए थी, क्योंकि नीचे विकेट, अगर आप 160 का जो टारगेट होता है ना, वहाँ पे आपको विकेट रिक्वायर्ड होती। हमने पहले 6 ओवर बैटिंग में, पहले 6 ओवर बॉलिंग में हमने अच्छी क्रिकेट खेली, जिसके ऊपर हमने ये मैच हारे। और क्रेडिट तो यूएसए की टीम को, जिनसे बड़े तहम्मुल के साथ, बड़े ही इत्मीनान के साथ हमारे दुनिया के मायनात जो पेसर हैं, शहनशाह अफरीदी, आमिर, नजीब शाह, हमारा ये हारिस रऊफ, उन्होंने इतना उम्दा तरीके से खेला और उन्होंने बताया कि ये होती है क्रिकेट। सही। अच्छा, ये बताइए कि ये कोई विकेट के अंदर प्रॉब्लम था या हम कोई प्रेशर ज्यादा ले गए? क्यों आप देखते हैं हम सिंगल नहीं निकल रहा था हमारे प्लेयर से। सबसे पहली बात है भाई, मैं आपको बताऊं, जो हमने टीम सेलेक्ट की ना, पहले हमने उसमें बहुत बड़ा ब्लंडर किया। ये पिच जो थी न्यूयॉर्क की पिच नहीं थी, ये डैलस पिच। न्यूयॉर्क की जो पिच थी ना, वो ऐसी पिच थी जहाँ पे चार पेसर खिलाए जा सकते थे। ठीक है, आपने वहां पे स्पिनर ही कोई नहीं खिलाया शदाब के अलावा, जो फॉर्म में नहीं है। वो जना इब्रार वाइट बैठा हुआ है। ठीक है, पिच में कुछ नहीं था, ट्रू बैटिंग ट्रैक था। अब आप देखें, हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं है, उनकी बॉलिंग अच्छी थी। उन्होंने दो स्पिन को खिलाए, हरमीत को खिलाया, कांजी को खिलाया, एक 3 आउट कर गया, एक 2 आउट कर गया। वो यार का वास्ता, आपने पिच रीड देखो, पिच में है कुछ नहीं, आपने 4 पेसर खिला दिए। फिर आजम खान को आपने विकेट कीपिंग करवाई, वो आते ही आउट हो गया। ये कहना गलत है। देखिए गामी, मैं कहता हूँ ये प्रोफेशनल क्रिकेट है। अच्छा, ये हमने अच्छा नहीं एग्जैक्टली हमने ये भी देखा है कि कल जो खिलाड़ी थे विकेट थ्रो करते नजर आए, सिवाय रिजवान के सब जो है वो खुद ही आउट हुए। रिजवान को अच्छा बॉल पड़ा। तो ये क्या अप्रोच है? आप इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं, नीचे से आप यानी जाहिर है क्रिकेट खेलते हुए आते हैं, तो ये एक विकेट थ्रो करना, ये क्या रवैया है? कौन इनको समझाएगा? जो रिजवान की जो बॉल है ना, आउटस्टैंडिंग बॉल था। देखिए, उसको सही बॉल लाइन पे बड़ा फाइट निकला और आउटस्टैंडिंग कैच हो गया। ऑलवेज सब कहते हैं कैच में मैचेस, उसने ब्रिलियंट कैच किया, जिसकी बिना पे रिजवान और उस्मान आता है। उस्मान तक आप आए हो, रिजवान आउट हुआ है। ठीक है, फिर आपको इसने कहा आप निकल के मिड ऑफ पे एक लड़का वाइट फील्डर था, आपने बाबर आजम है भाईजान, आपने विकेट पे खड़ा रहना है। आपको पता हमारे 2-3 प्लेयर जो आउट होते हैं, उसके बाद मिड ऑर्डर में कुछ आया ही नहीं है। उसके बाद फहर जमान आता है। फहर जमान साहब स्कूप शॉट खेलने जा रहे हो, इतनी गैर जिम्मेदारों ने छोड़ दिया, इस तरह नहीं था। मैं क्योंकि मैं कहा नहीं सकता कि ये लोग कहते हैं जब हमें तनकीद करें। अच्छा, ये हमें कुछ समझाइए कि शादाब खान की बारी पहले कैसे बनती है जब आपके पास
बाकायदा बैटर्स मौजूद हैं जिनमें इफ्तिखार है, जिनमें आजम खान है, यानी इनसे पहले उसकी बारी कैसे आ सकती है? देखिए जी, मैं तो अब ये पोस्टमार्टम जो वर्ल्ड कप दिखा दी होगा। अब ये 15 है ना 12, आपने बिल्कुल अच्छा सवाल किया। बाबर उसकी शदाब की इफ्तिखार से पहले बनती नहीं है, इफ्तिखार से पहले बनती नहीं है। जहाँ मैं आपको बताऊं बैटिंग इफ्तिखार नंबर 5 पे आना चाहिए, फिर शदाब को आना चाहिए, फिर आजम खान को आना चाहिए। अगर ये ऊपर आएंगे, समझे कि कप्तान ने भी सही सोचा, मैं शदाब कुछ नहीं कर रहा, आजम कुछ नहीं कर रहा, फिर इफ्तिखार भी कुछ नहीं कर रहा। मैं तो कहता हूं इफ्तिखार ने भी वही काम किया जो ये शदाब और ये आजम खान कर रहे आ रहे हैं। हमारे नीचे वाले कर ही कुछ नहीं रहे, स्वयं बाबर और रिजवान के। अब आप देख ट्रैक रिकॉर्ड अगर उठा के दे लें, बाबर रिजवान के रन निकाल लें, इन दोनों ने हमेशा मैच जिताए, इन दोनों ने रन किए। नीचे आपको किसने आपको रन बना के दिए, मुझे बताएं। शदाब ने अगर 40 कर लिया ना तो हमें उसका 40 नहीं चाहिए, हमें उसके चाहिए 4 ओवर में 3 आउट चाहिए 15 रन दे के। एक्चुअली हमें उसमें बॉलिंग विकेट रिक्वायर्ड है। सही। अच्छा, तो फिर ये मोमेंटम, यानी बाबर आजम ने आप देखिए कि 43 बॉलें कंज्यूम कर दी और 44 रन बनाए, तकरीबन 100 रन का उसका जो है वो रन रेट है। तो T20 के अंदर इतना बुरा स्ट्राइक रेट, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप कप्तान हैं, आप दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज हैं और आपका इतना पोर स्ट्राइक रेट है, और फिर आप ये तवक्को या ये उम्मीद रखते हैं कि आप मुखालिफ टीम को उसको प्रेशर में ले आएंगे या इवेंचुअली उसको हरा देंगे? आप देखें, बाबर आजम जब भी मैच हारता ना तो आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहता है कि हमने 10-15 रन शॉर्ट किए। भाई इंग्लैंड के खिलाफ भी आपने 160 किया, इस भी आपने 160 किया, और आपने ये तो नहीं कहा आपने 20 रन शॉर्ट किए। और भाईजान शॉर्ट नहीं किए आपने, पूरे तरीके के लिए आपने जो उसका स्ट्राइक थे बाबर का है 42 बॉल में 45 रन है। भाईजान 42 बॉल में तो 100 लोग रन बना रहे हैं। एंड जॉन जो था वो जब यूएसए का प्लेयर था तो 242 पर 97 किया है। ये हमें ऐसी बैटिंग चाहिए थी। मसला ये है कि हमारे जब टॉप और आउट हो जाते हैं, बाबर आजम क्या करे? अगर बाबर का भी 40 लगा दो तो इसमें रन किसी के नहीं है। मसला ये है, वो इसलिए सेव हो जाता है। अच्छा, ये बताइए कि सुपर ओवर की तरफ आते हैं। चले, पाकिस्तान के बॉलर्स ने आखिरी ओवर्स में अच्छी गेंद की, खास तौर पे मोहम्मद आमिर ने जो 19वां ओवर डाला वो बहुत अच्छा ओवर था, और मेरा ख्याल है कि अगर हारिस रऊफ को 19वां ओवर दे दिया जाता तो मैच शायद 20वें ओवर तक ना जाता। तो ये हारिस रऊफ ने आखिरी ओवर के अंदर 2 फुल टॉस गेंदें कर दी, एक मिड विकेट के ऊपर छक्का खा लिया, एक सीधा उसने चौका जो है वो खा लिया। तो ये क्या क्या तजुर्बे की कमी है, प्रेशर में आ गया? आप फास्ट बॉलर है, आप क्या समझते हैं कि फुल टॉस गेंद कब होता है? यानी उस वक्त बॉलर क्या सोच रहा होता है? उसकी प्रैक्टिस की कमी होती है, प्रेशर में आ जाता है, या फिर कोई और वजह हो सकती है? कोई प्रेशर नहीं है, इनको कितनी प्रैक्टिस चाहिए। ये पुअर कैप्टनसी और पुअर बॉलिंग फील्डिंग की। हारिस रऊफ को पता है कि मैंने फुल लेंथ बॉल करनी है, शॉर्टकट करने है, उससे फुल टॉस बन सकती है। आपका मिड ऑन जो ना हमेशा पीछे रहता है। ये जितनी मर्जी आप क्रिकेट उठा के दे ले, मिड ऑन पीछे रहता है। आपने मिड ऑफ को ऊपर रखा हो, आप कर फुल टॉस रहे हो। बाबर आजम साहब, आप खुदा का वास्ता 4 साल से कैप्टनसी कर रहे हो, अगर वो बॉलर नहीं कह रहा तो आपको नहीं, भाई मुझे वो पीछे चाहिए। अगर वहां पीछे फील्डर होता तो 1-2 रन होते, हम मैच जीत जाते। हमें ये सुपर ओवर में जाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर हारिस रऊफ अगर 15-15 ऐसी टीम के खिलाफ खाएगा तो इसमें समथिंग रॉन्ग। कैप्टनसी बुरी, बॉलिंग बुरी। आमिर ने जो ओवर किया ना सुपर ओवर में, वो बैड बॉलिंग की है, बैड बॉलिंग की है उसने। 3 वाइड बॉल और 6 रन दे दिया आपने। इस तरह की हमें कौन सी क्रिकेट सिखा रहे हैं? देखिए, एज का हिस्सा है। जब उसने जब आप जॉर्डन आपकी वर्क करती है और आप रोड लगता है, वो उसका नहीं लग रहा था, बिना भी उसने हाँ, उसकी कमर नहीं लग रही थी, थका हुआ था। आखिरी ओवर के लिए वो फिजिकली फिट भी नजर नहीं आ रहा था। 1-2 बॉल की उसके बाद वो थक गया, फिर कंट्रोल उसका जाता रहा। तो अब देखना 18 रन बहुत ज्यादा होते हैं, मगर आप एक और देखें, फेलियर चेक करें आप, ये देखिए समझने वाली बात है। एक साइड से बाउंड्री छोटी थी, एक साइड से बड़ी थी। लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है, तो जो फहर जमान है उसको स्ट्राइक को जाना चाहिए था। फहर जमान की जो बेसिक जो शॉट्स है ना, जिस पर कप्तान है, वो मिड विकेट और वो स्ट्रेस भाई उसकी गिटार में बॉल करेगा ना वो नहीं। ये किसका फैसला हो सकता है? जब दोनों बैटर्स अंदर आए, उन्होंने डिसाइड किया कि दोनों में से स्ट्राइक कौन लेगा, या बाहर से ये डिसाइड हुआ कि जी इफ्तिखार जो है फेस करेगा? ये कैप्टन एंड कोच, मैं कहता हूं ये बहुत बड़ा फेलियर है।
और वही फखर जमान की पेट शॉट है मिड विकेट, एक लेफ्ट आर्म 120 स्पीड का बॉलर लगा हुआ है, फखर जमान होता 3 गेंदों में 3 छक्के मार देता। वही वो तो खड़ा रह गया, फिर हमने शदाब को भेज दिया, फिर इज आजम खान। आजम खान आप कहते हैं वो हाँ, मैं आपसे यही कहने वाला था कि इफ्तिखार की जगह अगर आजम खान को भेज देते तो एक चांस था कि वो भी हिट कर सकता था। कहता हूँ ये देखिए, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, इसका मतलब आपको हाँ नो पता है, तो इनको क्यों नहीं पता? ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें कल वर्ल्ड कप के मैच में शुरुआती उठानी पड़ी है, लेकिन कल क्रिकेट की जीत हुई है, तो ये पाकिस्तान हार के डजंट मैटर, क्रिकेट हुई है ना, मसला ये है। अच्छा मैच देखने को मिला, एक जो एसोसिएट कंट्री ने जो काम किया, उसने बांग्लादेश को जो हराया, फिर उसने कनाडा को हराया, फिर उसने पाकिस्तान को चित कर दिया। इसका मतलब उन्होंने 1-2 साल की मेहनत की, जो रिजल्ट उनको मिल गया, उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया, पाकिस्तान जीत के, आपको बता दूं। अच्छा, ये बताइए कि रात जो हार हुई है पाकिस्तान की, इसे हम वेकअप कॉल के तौर पर ले सकते हैं या बस पाकिस्तान का सफर खत्म हो गया? क्योंकि पाकिस्तान के लिए तो बहुत मुश्किल है कि वो इंडिया को हराए। देखिए जी, मेरे ख्याल से देखिए, मैं अभी भी कहता हूं कि अगर पाकिस्तान ने अगर आना ना वर्ल्ड कप सुपर 8 में जाना है, तो उसको तीनों मैच जीतना पड़ेंगे। इवन के इंडिया को जीतना पड़ेगा, इनको कनाडा को जीतना पड़ेगा, आयरलैंड को जीतना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी 4 पॉइंट हो गए यूएसए के। उन्होंने एक हार्ड टीम पाकिस्तान को हराया है, कनाडा को, उसका 4 पॉइंट है, हमारा 0 पॉइंट है, इंडिया के 2 पॉइंट है। 2 टीमों ने आगे जाना है। अगर पाकिस्तान ने सुपर 8 में जाना है तो इंडिया को हराना पड़ेगा, आयरलैंड को हराना पड़ेगा और कनाडा को हराना पड़ेगा, फिर आप जाकर सुपर 8 में आते हैं। अगर आपका खुदा ना था इंडिया से आप लूज कर जाते हो, तो वजह भी बैग बांध ले, लाहौर की फ्लाइट करवा ले। सही। आमिर साहब, एक बात तो तय है कि बाबर आजम की जो कप्तानी है वो इम्प्रूव होने वाली नहीं है। आपने जिस तरह से जिक्र किया कि जी वो 4 साल से कप्तान है, तो सीखने के लिए तो थोड़ा अर्सा ही काफ़ी होता है। ग्रेम स्मिथ की जो साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर थे स्मिथ, उनकी मिसाल आपके सामने है। उन्होंने पहला मैच ही ऐसे खेला कि जैसे वो कप्तान थे, और उसके बाद एक लंबे अरसे के लिए सर्व किया, 100 से ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेले। तो कप्तान तो जो है वो दूर से नज़र आ जाता है कि ये अच्छा कप्तान हो सकता है। तो 4-5 साल हो गए आपको कप्तानी करते हुए, आपको फील्ड प्लेसिंग नहीं आ रही, आपको बुनियादी फैसले करने नहीं आ रहे, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आप, यानी सिर्फ इसी बुनियाद के ऊपर तो कप्तान नहीं बनाया जा सकता कि यार इसकी टीम के अंदर जगह तो पक्की है। देखिए, मैं एक छोटा मुख्तसर सा जवाब दूंगा इसका। आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जो ना, जब तक आप जान निकालोगे, डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको इंटरनेशनल टेस्ट प्लेयर से नहीं आपको कहोगे ना कि जाग खेलो, यहाँ पे पता चलता है कैप्टन कहाँ से बनता है। वो रिकॉर्ड जाकर डोमेस्टिक में जब खेलेगा ना, उसको आपको प्रोफेशनल क्रिकेट, इजी क्रिकेट में मिले, वहां से वो कौन कप्तान बनता है। या फिर कब तक लेते जी, ये सीख रहा है, ओ भाई ये सीख रहा है, ओ भाई पाकिस्तान जो टीम में आता है वो सीखना नहीं होता, सीखने का अमल तो डोमेस्टिक क्रिकेट में होता है। अब आपको देखें ना, हमने 4 साल निकाल दिए, अब आप रिजवान को ले आएंगे, तभी रिजवान भी अगर आकर मैच पूछे सीख नहीं, इस तरह नहीं होता। डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत देना पड़ेगी। अगर आपने अपना एक अच्छा कप्तान लीडर बनवाना है, एक अच्छा कप्तान पाकिस्तान टीम को रिक्वायर्ड है, तो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट को बड़ा मजबूत करना पड़ेगा, जैसे पूरी दुनिया में होता है। मैं आपको छोटे से साथ देता हूँ, जब मैं जिम्बाब्वे से आ रहा था तो मुझे फोन आ गया रमीज भाई का और अपने कोच का कि भाईजान आपकी कराची में सुबह फ्लाइट है, आप वहाँ कराची उतरेंगे, कराची से सीधा आपने इस्लामाबाद आना है, तो मैच खेलना है। सीधा हम घर नहीं आते थे, सीधा हम इस्लामाबाद जाते थे हम मैच खेलने के लिए। ये होता था पहले। आप किसी को फोन करो, नहीं कि मैं तो नहीं फोर्ट खेलूंगा, नहीं कि मैं तो टेस्ट नहीं खेलूंगा, ये हमारा फेलियर है। जब तक हम नहीं देते, हमारे फैसले ऐसे, हमारे जो गलत ऐसी करते। अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया के मैच को किस तरह से देख रहे हैं? क्या हम उसे एकतरफा समझ लें या आपको लगता है कि पाकिस्तान फाइट करेगा? देखिए जी, बात वही है कि अभी जो है ना, पाकिस्तान लूट किया ना यूएसए से, अब सारा गुस्सा जो है ना इंडिया पे निकाल देगा। इंडिया तो जीतना पड़ेगा मैच इनको, चाहे आप सुपर 8 में जाते हैं या नहीं जाते। आप देखें 35,000 का क्राउड है, $20,000 की वहाँ टिकट है, ठीक है। तो वो मैच आपको पता है कि आईसीसी के लिए अरबों रुपए मैच होता है वो, इंडिया पाकिस्तान का। अब देखिए, मेरी भी दुआ है, आपकी दुआ है कि भाईजान इंडिया से ज्यादा ये जीत है, या अल्लाह इंडिया से जीत। ओ भाईजान, दुआएं कब तक करते रहेंगे यार, कब तक? खुदा का वास्ता है यार, आप अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करो, अपनी स्किल को डेवलप करो, आपको मैच अवेयरनेस हो यार, क्या कैसे गेम को लेकर चलना है। एक तो पिच आपको उसको आगे मैच लेके चलो।
आबिद साहब, इंडिया के खिलाफ क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या तब्दीलियां होनी चाहिए पाकिस्तानी टीम के अंदर? आजम खान को खिलाना चाहिए बदस्तूर इस तरह से कि वो रन नहीं बना पा रहे, और फिर बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या हो, 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाया जाए या फिर इब्रार को शामिल किया जाए? अगर इब्रार अंदर आते हैं तो फिर किसको बाहर किया जाए? मैं यकीन माने, मैं आज मेरी बॉल नोट करके कैंसर पकड़ लें। ये जो पिच है ना न्यूयॉर्क की, यहाँ पे 4 पेसर खिलाने बनते हैं। गैलस के बीच में 4 फास्ट बॉलर का नहीं बनता था। हाँ मैं बताऊं, यहाँ पे 4 फास्ट बॉलर ही आए यही वाले, और आप आजम खान को बाहर रख के ना साइम अयूब को डाल दे, और शदाब की जहां भी आप इब्रार को ले आए, बस ये 3 चेंजिंग कर दें, पाकिस्तान की बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बन जाएगी। साइम अयूब आ जाएगा, ठीक है, और शदाब इब्रार की जगह पे आ जाएगा, तो बड़ी बेहतरीन और चारों पेसर डाल दें, फिर आप मैच का रिजल्ट देख लीजिएगा। हमारी एक बैटिंग में जान आ जाएगी। चाहे आप ये जो पिच है ना, ये बहुत मुश्किल है। इस पिच के ऊपर फास्ट बॉलर आपको डोमिनेट करेगा। तो फास्ट में तो 2 मैचेस देखे ना, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का मैच 90 पे आउट हो गए, इंडिया वर्सेस आयरलैंड का मैच का वो 80-90 पे आउट हो गए। यानी कि वो पिच जो बड़ी ट्रिकी पिच है, वो पूरे ना एक बैट्समैनों के लिए ना बड़ी मुश्किलात वाली पिच है, और बॉलर वहां पे आपको डोमिनेट करेगा। इंडिया के फास्ट है वो ऑलवेज डेंजरस। हमारे पास भी बॉलिंग है, मगर आप देखना ये कि न्यूयॉर्क की पिच के ऊपर सारा डिपेंड करेगा टॉस। जो टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग करेगा, वो कोशिश करेगा कम से कम देके ना हम टीम को आउट करें। सही है, तो आप ये समझते हैं कि इब्रार को मौका देना चाहिए और साइम अयूब को उसकी जगह लेके आना चाहिए और शादाब को बाहर कर देना चाहिए? मेरा ख्याल है कि बाकी 2 तब्दीलियां तो हो सकती हैं, लेकिन शादाब को तो बाबर आजम बाहर नहीं करेगा। चले जी, ना करे, चले भी, जो आप मीडिया वाले ना लोग ना करे, इसका मतलब कि पाकिस्तान आपकी प्रायोरिटी नहीं है ना। फिर आपने लाते जाए, ये आपने पाकिस्तान की टीम को क्या बना दिया यार। क्या तुम यारी दोस्ती निभाए, मैं हम नहीं कहते, शदाब ने 100 T20 खेल लिया, चले यारी दोस्ती भी इसमें ऐड होगी, मैं इस पे बिलीव नहीं करता। तो प्लेयर तो है ना, मगर जब आपको परफेक्ट बंदा फॉर्म में नहीं है, समझ ने सबसे टॉप विकेट IPSL मिल गया है, आप तो बाहर रख के आपने शदाब को भाईजान, शदाब ऑलराउंडर नहीं है, बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है, पहले उसको तो भाईजान आप आउट करना सीखे, आप टीम के अंदर आए, कर दे, कोई मसला नहीं है, आप मत घबराएं। आप लोग बैठे ना मीडिया वाले, आप खुद ही इतने सवाल करें, आके पूछे तो भाईजान ये क्या आपने पाकिस्तान को टीम है या किसी गली मोहल्ले की टीम जो आप टीम मिला रहे हैं? सही, फील्ड प्लेसिंग को वैसे आप कैसे देख रहे हैं? कल जो फील्ड फर्स्ट स्लिप के अंदर उसको खड़ा किया हुआ था इफ्तिखार को, जब कैच आया तो उसने हाथ नहीं डाला, इवन रिजवान ने भी कोशिश नहीं की, मतलब एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई लेकिन पाकिस्तान उसको ग्रैब नहीं कर सका। देखें, वो रिजवान का कैच नहीं था, वो इफ्तिखार का कैच था। एक तो एनक लगाई हुई थी, बड़ा क्लियर बोल नजर आता है, एनक लगा के वो वाली अच्छी इनके, मतलब मैं हैरान कि आप पोजीशन में खड़े हो, आपको पता है कि बॉल मेरी तरफ आ रहा है, भैया ट्राई बॉल की तरफ पे जाओ। आपने अभी टेलर का कैच देखा, रिजवान ने वो क्या साफ पकड़ा, फिर वो डाइव मार के उसने एक 1 हैंडेड कैच पकड़ा। भैया ट्राई तो करो ना वो कैच, मगर आप वहीं खड़े रहे। ये देखिए यार, छोटी छोटी चीजें नहीं है ये, इनको बताने वाली चीजें नहीं है, इनको सिखाने वाली चीजें नहीं है। प्रैक्टिस होती है, भरपूर प्रैक्टिस होती है। पाकिस्तान कम से कम 4 माह से अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, आपको कितनी प्रैक्टिस चाहिए मुझे आप बताएं। अब आप एक प्रोग्राम करते हैं, आप उसको होमवर्क करते हैं। आज आमिर नदीर से मेरे ये सवाल कर रहे हैं, आपने लिखा होता है, ये हमारा भी वही, जब हम क्रिकेट में जाते हैं हमें प्लान दिया जाता है, भाई ये आपकी ड्यूटी है, आपने यहाँ बॉल डालना, आपने इधर नहीं डालना, अब उस पर काम करते हैं। सही, तो वर्ल्ड कप के बाद अब लग तो रहा है कि बहुत मुश्किल होगा पाकिस्तान का आगे का सफर, तो तब्दीलियां कुछ देख रहे हैं? क्योंकि ये यानी अमूमन होता ही है कि पाकिस्तान जब भी किसी ICC के इवेंट के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो तब्दीलियां होती हैं। हम ये नहीं कहते कि धड़ाधड़ तब्दीलियां हों, कप्तान को बदल दिया जाए, मगर एटलीस्ट वो लड़के जो डोमेस्टिक के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कम से कम उनको तो लेके आया जाए। देखिए जी, मैं भी जूनियर सिलेक्शन में अभी था, अभी हमारी जूनियर सिलेक्शन में ना मोहम्मद यूसुफ हमारे हेड कोच थे। हमने एशिया कप में सेमीफाइनल हारे, हम वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल लास्ट ओवर की लास्ट बॉल पे हम हारे, हमारी सिलेक्शन टीम को खत्म कर दिया गया। होता यही है कि जब कोई वर्ल्ड कप में या कोई ऐसे इवेंट में होता है तो सिलेक्शन कमेटी पहले होती है। अब देखना ही है कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड साहब ये क्या फैसला करते हैं, क्या ये जनाब वहाब आपको आते हैं या उसी तरह चलने देते हैं, ये देखने वाला क्या है। यहाँ पे देखिए, अब कम से कम 5-6 लड़कों की छुट्टी होगी, 5-6 लड़के अपने आप छुट्टी मिली, यानी कि टीम से नहीं, जाके डोमेस्टिक में परफॉर्म करें, वहां पे कम से कम इनको 1-2 साल रगड़ा लगाए आप,
ये वहां पे परफॉर्म करें करें करें, फिर आप इनको टीम में लेके आए। सही। अगर आप अच्छा, इनको ये टीम में ये कराची और लाहौर की लॉबी क्या है, इसके मुतालिक आपकी क्या राय है? मसलन आजम खान अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा इस वक्त, जितने भी कराची के क्रिकेट एनालिस्ट हैं, एक्स क्रिकेटर्स हैं, सारे आजम खान के हवाले से कुछ नहीं कह रहे, और जब कोई लाहौर का लड़का बुरा परफॉर्म करता है तो उसके ऊपर बड़ी तनकीद की जाती है। मतलब मैं बतौर एक एनालिस्ट के ये समझता हूं कि जो लड़का अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा उसको क्रिटिसाइज किया जाए। देखें, ये आप कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता। स्पोर्ट्स में मैंने, जब मैं अपने बैंक से खेलता था ना, उसमें कराची के भी लोग थे, पिशावर के भी लोग थे, कोयटा से भी लोग थे, पंजाब से भी लोग थे, हर शहर से थे। मगर देखें, जब आप वो ना कहें, कुछ ना कहें, मगर दुनिया तो देख रही है ना यार। अगर कराची के लोग नहीं बोल रहे, वो ठीक है, ना बोलने दे, कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि आपने देख लिया ना, तो रिजल्ट क्या है? जीरो। सही। ये बात ही मैं आमिर नज़ीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टीवी टुडे के लिए वक्त निकाला, हमें ज्वाइन किया। इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी एक वक्फा, और उसके बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक। हमने प्रोग्राम के आगाज़ में बात की थी कि हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के दौरे चीन के हवाले से बात करेंगे, और हमने कुछ उनकी वहाँ पे जो मसरूफियत रही है पिछले 3 दिनों में उसका भी तज़किरा किया, और एक छोटी सी झलक आपके सामने रखी कि किस किस्म के और किन किन फील्ड्स के अंदर उन्होंने वहाँ पे जो वहाँ के इन्वेस्टर्स हैं और वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसके साथ MOUs साइन किए हैं। मुझे ज़ाती तौर पे यानी जो लग रहा है कि अगर ये चीज़ हो जाती है तो इससे पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा होगा। वो ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने वहाँ कुछ यानी कंपनियों के साथ ट्रैक्टर बनाने के हवाले से कुछ MOUs साइन किए हैं। आप जानते हैं कि हमारे पड़ोस में कुछ मुल्क ऐसे हैं जो ख़ुद ट्रैक्टर बना रहे हैं, ख़ुद अपनी गाड़ियाँ बना रहे हैं, मगर पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई सनत मौजूद नहीं है कि आप कोई भी चीज़ यहाँ पे बना सकें। और पाकिस्तान, आप सब लोग जानते हैं कि एक ज़रई मुल्क है, 70% से ज़्यादा आबादी बराह रास्त या इनडायरेक्टली ज़राअत के साथ मुंसलिक है। यहाँ पे जितनी भी मशीनरी है बहुत महंगी है, इस हवाले से को बाहर से मंगवाना पड़ती है। तो अगर पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह का कारखाना लग जाता है कि जिसमें ट्रैक्टर्स बनाने शुरू हो जाएं, तो इससे पाकिस्तान का जो ज़राअत का शोबा है और हमारे जो किसान हैं ये ऊपर उठ जाएंगे, क्योंकि इनको यहाँ पे सस्ते ट्रैक्टर्स मिलेंगे। और ज़ाहिर है कि जब सस्ते ट्रैक्टर्स मिलेंगे तो उससे इनको फ़ायदा होगा कि अपनी ज़राअत को वुसअत दे सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ट्रैक्टर्स बनाने के सिलसिले में जो इंडस्ट्री लगेगी उसके अंदर जो भी कारीगर काम करेंगे, जो मज़दूर काम करेंगे, तो उससे भी पाकिस्तान के अंदर एक तरह से रोज़गार का सिलसिला पैदा होगा। ये तो एक पहलू था इस दौरे का, और बेशुमार पहले मिसाल के तौर पर IT के अंदर जो चीन है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, यहाँ से लोगों को ट्रेन करने जा रहा है, और यहाँ से लोग वहाँ पे जाएंगे जो मुफ्त ट्रेनिंग हासिल करेंगे, ख़ास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से। इसी के ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है अब्दुल मजीद साजिद साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सीनियर एनालिस्ट हैं। साजिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आपके साथ आपके सामने यही सवाल रखते हैं वज़ीर आज़म के दौरे चीन के हवाले से कि ये दौरा कितना अहम हो सकता है, ख़ास तौर पर इन हालात के अंदर कि पाकिस्तान जो है इस वक्त थोड़ा माशी बहरान से गुज़र रहा है, और साजिद साहब से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है, और साजिद साहब से हमारी जब बात हो जाती तो फिर और इश्यूज़ क्लियर हो जाते, लेकिन इस वक्त हम अपने प्रोग्राम को कॉन्क्लूड करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह इसी मौजू के ऊपर फिर बात होगी, वो इस तरह से कि वज़ीर आज़म अभी वहीं मौजूद है, इस दौरे को अभी कंटिन्यू किए हुए हैं, जब वापस आएंगे तो इसी दौरे को फिर कॉन्क्लूड करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान रमज़ान शेख को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।